हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को 12th क्लास फिजिक्स से बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों को सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते वीडियो लेक्चर को समझते हैं पूरी बात को। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। और बच्चों, इसी प्रकार आप तो 12th क्लास केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का वीडियो देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बच्चों बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जैसे जैसे हमारी कंटिन्यू वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों समय से मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन के देखिए हम लैंग्वेज को पढ़ते हैं, फिर इसके सोल्यूशन को समझेंगे। ये क्वेश्चन बच्चों ये कह रहा है, देखिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की परिकल्पनाएं लिखिए। ठीक है बच्चों, बोहर एक वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने बच्चों सन 1913 में बोहर ने सन 1913 में परमाणु का एक मॉडल दिया था। ठीक है, अब उस मॉडल को समझाने के लिए बच्चों इन्होंने तीन परिकल्पनाएं दी थी। देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 1, 2 और ये 3। यानी सन 1913 में बोहर ने परमाणु का एक मॉडल पेश किया था जिसको समझाने के लिए इन्होंने बच्चों तीन परिकल्पनाएं दी थी। ठीक है, और इन्हीं तीन परिकल्पना को बच्चों में यहाँ लिखना होता है। अब देखिए आपको बच्चों एग्जाम में क्या लिख करके आना है ये भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, यानी आपको कतई भी कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़नी है। यानी इस क्वेश्चन के लिए जितना आंसर आपको एग्जाम में लिख करके आना वो मैंने ऑलरेडी आपके लिए स्क्रीन पर लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए देखिए एक बार मैं इसकी लैंग्वेज को समझा देता हूँ ये क्या है। ठीक है, और आप इसको स्क्रीन शॉट लेकर के अपने नोट्स में चाहे इसको कॉपी कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, परिकल्पना नंबर 1 क्या है। देखिए नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। यानी देखिए स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं। देखिए चलिए थोड़ा इसके डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए बच्चों ये कोई एटम है बच्चों। ठीक है, और एटम के सेंटर पे क्या होता है बच्चे, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होती है, जो कक्षाएं होती है। क्या होती है बच्चों, कक्षाएं होती हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन बच्चों मूव करते रहते हैं। समझ में आप लोगों को मेरी बात। ठीक है, तो बोहर ने ये बात बताई थी बच्चों कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन केवल उसी कक्षा में घूम सकता है जिसमें उसका कोणीय संवेग h/2π का क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर मैं फार्मूले के अकॉर्डिंग देखूं तो देखिए ये जो h/2π आ रहा है बच्चों, इसमें जो h है, h बच्चों क्या प्लैंक नियतांक है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसकी लैंग्वेज थोड़ा देखो, फार्मूला कैसा बनाते हैं यहाँ पे। यदि m द्रव्यमान का कोई इलेक्ट्रॉन, यदि m द्रव्यमान का कोई इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में b वेग से गतिमान हो तब mbr, जहाँ mbr बच्चों क्या कोणीय संवेग है। ठीक है, और ये क्या बच्चों आपका NH/2π। देखिए h/2π तो वही है जो भी मैंने देखो ऊपर लिखा था h/2π, लेकिन साथ में क्या है बच्चों n आ रहा है। ठीक है, जहाँ n बराबर क्या बच्चों 1, 2, 3, यानी n बराबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन जो होगा बच्चों वो नाभिक की पहली कक्षा में घूम रहा होगा n बराबर 1 के लिए। अगर n बराबर 2 की बात करेंगे तो n बराबर 2 के लिए बच्चों इलेक्ट्रॉन जो होगा वो नाभिक की मतलब इसकी दूसरी कक्षा में होगा। ठीक है, समझ में आप लोग को मेरी बात, ये बात चल रही है। ठीक है, तो देखिए n का मान क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, लेकिन याद रखना n का मान बच्चों कभी भी क्या नहीं हो सकता, n का मान 1/2 नहीं हो सकता, 3/2 नहीं हो सकता। ये वैल्यू कभी भी n की यहाँ पे नहीं हो सकती। समझ में आप लोग को मेरी बात। तो n का जो मान होना चाहिए क्या, एक पूर्ण गुणज का मतलब है एक पूरी संख्या होना चाहिए। n बराबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में घूम रहा होगा, n बराबर 2 है तो इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में घूम रहा होगा, n बराबर 3 है तो इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में घूम रहा होगा। ठीक है, अच्छा तो ये बच्चों इसकी पहली परिकल्पना थी। ठीक है, जहां मैंने लिख के भी दिखाया। देखिए n बराबर 1, 2, 3 जिन्हें मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है, जिसे हम स्थायी कक्षा भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए परिकल्पना नंबर 2 क्या है उसको समझते हैं। देखिए बच्चों परिकल्पना नंबर 2 है, स्थायी कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन, स्थायी कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। ठीक है, जिससे परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। ठीक है, इन्होंने ये बताई है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी कक्षा में घूमता है तो घूमते समय वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। ठीक है, जिससे परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिख के दिखाई गई है और आपको ये अच्छे से आपको समझ में आ भी गई होगी। ठीक है, आसान बिल्कुल लैंग्वेज है, मैंने बहुत आसान शब्दों में लिखा है ताकि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तीसरी परिकल्पना क्या है उसको समझते हैं। तीसरी परिकल्पना बच्चों ये है, देखिए ये मैंने एक एटम बना रखा है। ठीक है, अब देखिए स्टैंड ये इसके अंदर सेंटर पे न्यूक्लियस है, इसके चारों जो कक्षाएं होती है इसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्या रहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है,
अच्छा, अगर बच्चों किसी परमाणु को बाहर से क्या मिल जाए बच्चों, एनर्जी मिल जाए, क्या मिल जाए बच्चों, एनर्जी अगर यहाँ से मिल जाए, ठीक है, तो होता बच्चों ये है कि इस परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निम्नतम ऊर्जा वाली कक्षा को छोड़ करके किसी उच्चतम ऊर्जा वाली कक्षा में पहुंच जाता है, ठीक है, और यह दूसरी कक्षा में केवल 10 की घात -8 सेकंड तक 10 की घात -8 सेकंड तक ही रुकेगा और ये तुरंत अपनी निम्नतम ऊर्जा वाली कक्षा में लौट आएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। तो मान लीजिए हम ये मान के चलेंगे कि इसी परमाणु को हमने एनर्जी दी, तो हुआ क्या बच्चों, ये यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था ये अपनी इस वाली कक्षा को छोड़ करके कहाँ चला गया, किसी ऊंची कक्षा में पहुंच गया, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात। देखो एक बात मैं आपको बच्चों बताता चलूं कि जो कक्षा नाभिक के जितने ज्यादा करीब होगी, ठीक है, उसके पास एनर्जी उतनी ही कम होगी, समझ में आ रहा, और जो कक्षा नाभिक से जितनी ज्यादा दूर होगी उसके पास एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पे एनर्जी कम है और यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। जब बच्चों हमने इसको एनर्जी दी तो हुआ क्या, इसका कोई इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर से किसी उच्चतम ऊर्जा स्तर में पहुंच गया और यहाँ के केवल 10 की घात -8 सेकंड तक ये रुकता है बच्चों और तुरंत भी अपने निम्नतम ऊर्जा वाली कक्षा में लौट आता है। लेकिन जब बच्चों लौट करके आता है तो दोनों कक्षाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित करता है, जिससे परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो देखो बच्चों ये वही थ्योरी है जो मैं अभी आपको मैं यहाँ पे समझा रहा था। एक बार आपको इसको रीड करेंगे तो बिल्कुल देखिए वही थ्योरी आपको यहाँ समझ में आ जाएगी, ठीक है। समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो इस क्वेश्चन का बच्चों जवाब यहाँ तक आसान हो चुका है और आई होप कि बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एग्जाम के लिए बच्चों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 देखिए ये है, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध प्राप्त कीजिए। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध प्राप्त कीजिए क्या होता है। देखिए देखिए पहले मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊंगा। देखिए ये एक कंडक्टर है, ठीक है, ये एक कंडक्टर यानी चालक है जिसकी लंबाई क्या है बच्चों, एल है। हमने क्या करा है, इस चालक के सिरों को बैटरी के सिरों से जोड़ दिया, केवल बच्चों बैटरी के सिरों से जोड़ा, ठीक है। अब ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है तो इस चालक का ये वाला सिरा नेगेटिव हो जाएगा और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये वाला सिरा जो हो जाएगा चालक का पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब बच्चों हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, इस चालक में क्या होगा बच्चों, एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनों पर एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ये चालक का ये नेगेटिव सिरा बन गया है, यानी अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव है बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये देखो नेगेटिव पोटेंशियल पे ये वाला सिरा, इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मैंने दिखाए हैं बीच बीच में, ठीक है। तो ये वाला सिरा इस पे क्या लगा, फोर्स लगा, इधर क्यों क्या लगा, फोर्स लगा, यानी अपने से दूर भेजेगा क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन इसी प्रकार बच्चों ये जो पॉजिटिव वाला सिरा है, इस चालक का ये वाला जो सिरा है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को खींचेगा क्योंकि प्लस माइनस में तो आकर्षण होता है। समझ में आप लोग को मेरी बात। तो इलेक्ट्रॉन को इधर की ओर चलना कोर्स शुरू कर देंगे, ठीक है। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन जिस गति से चल रहे होते हैं बच्चों, उस गति को बच्चों बोलते हैं, उस वेग को बोलते हैं बच्चों हम अनुगमन वेग। क्या बोलते हैं बच्चों, अनुगमन वेग बोलते हैं, जिसे हम बच्चों बी डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए अब इसके हम सोल्यूशन को समझते हैं। देखिए सोल्यूशन बच्चों मैंने वही लिखा है जो मैंने इसकी अपनी रचना में बताया था। क्या देखिए, माना एल लंबाई की एक चालक छड़ जिसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा अनुगमन वेग bd है। चालक के संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखिए मान लीजिए ये पूरा जो चालक है, ठीक है, तो इस पूरे चालक के जगह हमने क्या लिखा, एक छोटा सा हमने इसका आयतन लिया, इतना सा आयतन, ठीक है, ये इतना सा हमने आयतन लिया, ठीक है, समझ माना। तो इसमें हमने माना कि ये जो एकांक आयतन है, क्या माना, एकांक आयतन है, तो इस एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या मानी बच्चों में कितनी मानी, एन मानी, कितनी मानी बच्चों, एन मानी है। अब इलेक्ट्रॉन तो पूरे चालक में होंगे, समझ में आप लोग को मेरी बात, ठीक है। तो हमें चाहिए पूरे चालक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब बच्चों ये कैसे निकलेगा, देखिए जब हमें अगर एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता है तो इस चालक के आयतन से गुणा कर दीजिए इलेक्ट्रॉन की संख्या को, तो पूरे चालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल आएगी। तो देखो मैंने वही लिखा है, चालक के संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी एन बराबर, ये जो एन है बच्चों इसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक है, और ये जो ए एल है, ये ए एल बच्चों इस चालक का आयतन है, ठीक है, जहाँ ए क्या है बच्चों इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और एल इसकी लंबाई है। तो ए एल बच्चों इस चालक का क्या बच्चों, आयतन है। तो चालक के आयतन से हमने एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या से गुणा कर दी, तो ये जो नंबर आएगा बच्चों, ये जो आएगा ये पूरे चालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या आएगी स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा अब देखिए चालक में कुल मुक्त आवेश, चालक में कुल मुक्त आवेश, ठीक है, आवेश आवेश जो होता है बच्चों क्यू बराबर एन ही होता है, क्यू बराबर एन ही होता है। तो ये जो एन आ रहा है बच्चों ना, तो यही एन का मान बच्चों हमने उठा करके यहाँ से यहाँ पे लग दिया, ठीक है, ये वाला ई ऐसी आ गया, ठीक है। अच्छा अब इलेक्ट्रॉन देखो इस सिरे से इस सिरे की ओर को आ रहे हैं, तो हम ये देखेंगे इस सिरे से इस सिरे तक इलेक्ट्रॉनों को आने में कितना समय लगेगा। देखो देखा मैंने, देखिए
मुक्त इलेक्ट्रॉनों को छड़ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में लगा समय। देखो समय का जो सूत्र होता है, समय बराबर होता है बच्चे दूरी बटा चाल होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, तो टी बराबर हो जाएगा बच्चों आपका एल अपॉन बी डी। अब देखो दूरी क्या है, एल। देखो यहाँ से यहाँ तक जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो कितनी दूरी तय करके आएगा बच्चों, एल ही इस चालक की लंबाई के बराबर दूरी तय करके आएगा, दूरी हो गई। चाल है वो इलेक्ट्रॉन की वी डी है, तो चाल बच्चों वी डी हो गई। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? अच्छा, अब देखिए किसी कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो इसके अंदर क्या था, करंट फ्लो होता है। तो देखो मैंने वही लिखा चालक में धारा, और धारा का सूत्र क्या होता है बच्चों, क्यू अपॉन टी, यानी आवेश के बहने की दर को, आवेश के बहने की दर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, विद्युत धारा बोलते हैं। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या, यहाँ पे जो क्यू है, इस क्यू का वैल्यू देखो, ये जो क्यू आ रहा है ना, यही क्यू है, इस क्यू का वैल्यू ये वाला देखो यहाँ पे पुट कर दिया हमने। ठीक है, और बच्चों अपॉन में क्या आपका ये टी है, तो टी का मान कितना, देखो टी का मान कितना, एल अपॉन बी डी, एल अपॉन बी डी। तो एल तो अच्छा ये आ गया, एल तो ये आ गया देखो, और बी डी बटे का बटा बनेगा, तो ये अपने उधर को लिख दो गुणा में। ठीक है, यहाँ से ये एल से एल बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा, और साथ में जो देखिए आपके पास बचेगा क्या, ये आई बराबर बचा एन ई ए बी डी। देखो एन बचा, ई बचा, ए बचा, और इसके साथ में बी डी बचा, तो आई बराबर एन ई ए बी डी बचा। तो ये बच्चों यहाँ तक आपको ये प्रूव करा के आना होता है, जिसके लिए बच्चों आप लोगों को 3 नंबर मिलते हैं। तो आई होप के बच्चों ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, एक बार इसको दोबारा आप देख लेंगे, आपको आसानी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन देखिए, किसी सेल के विद्युत वाहक बल, ठीक है, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। देखिए किसी सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है बच्चों हम इसको ई से लिखते हैं, और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है बच्चों हम इसको स्मॉल आर से लिखते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में हमें क्या बताना बच्चों, संबंध बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिए हमने देखो एक सेल ले रखा है जिसका विद्युत वाहक बल ई है, इसका आंतरिक प्रतिरोध आर है। इसके समांतर क्रम में विभवांतर को नापने के लिए, सेल के विद्युत वाहक बल को नापने के लिए एक वोल्टमीटर बी जोड़ा गया है। ठीक है, तथा अब इसी सेल के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध आर और एक कुंजी के जोड़ी गई है। समझ में आ रहा आप लोगों को बात? और इस सेल से जो आने वाली धारा है वो इस प्रकार से इसके सर्किट के अंदर फ्लो हो रही है। ठीक है, अच्छा अब देखिए वही मैंने लैंग्वेज लिख रखा है। ठीक है, अब देखिए हम धारा का मान निकाल रहे हैं, ये जो करंट आ रहा है धारा। अब देखो धारा वाला जो होता है ना, ये ओम का नियम से देखें तो आई इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बी अपॉन आर होता है। ओम के नियम से अगर देखो बच्चों तो आई और आई का होता है, ये बी अपॉन आर होता है। ठीक है, तो इस बी की जगह क्या आ रहा है बच्चों, ई आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों, ई आ रहा है। ठीक है, और आर की जगह जो आ रहा है बच्चों, आर की जगह इस परिपथ का टोटल प्रतिरोध आ रहा है। टोटल प्रतिरोध कितना है, ये बाह्य प्रतिरोध है, और इसके श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है ये लघु प्रतिरोध, मतलब आंतरिक प्रतिरोध आर है। तो टोटल प्रतिरोध कितना हुआ बच्चों, आर प्लस आर हो जाएगा। देखो यानी आई बराबर हो जाएगा बच्चों आपका, देखो यहाँ पे हो गया आर प्लस आर। समझ में आ रहा है, यही बात मैंने यहाँ पे लिख रखी है। ठीक है, तो आई बराबर हो जाएगा ई अपॉन आर प्लस आर। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा अगर देखिए अपन ने बन मान के हम जब इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ई तरह रहेगा। अब आई की गुणा बच्चों आर से करेंगे तो आई आर हो जाएगा, और आई की गुणा इस वाले आर से करोगे तो ये वाला आई आर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये जो आई आर है इसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और इस सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, यानी विभवांतर मिलेगा। तो देखो यहाँ पे आई, इसके अंदर करंट आ रहा है इस रेजिस्टेंस के अंदर, इस प्रतिरोध के अंदर आई धारा आ रही है। तो देखो बी बराबर क्या हो जाएगा, ये आई आर हो जाएगा। ये जो आई आर है बच्चों ये क्या बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आई आर था इसे हम लोग को बी लिख दिया, क्या लिखते हैं, बी लिख दिया, बाकी आई आर बच्चों आपका ये आ गया। यहाँ तक कर आइए, चाहे इसको एक लाइन यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं, यानी यहाँ से हमने क्या निकाला, यहाँ से बी का मान निकाला है। ठीक है, समझ में आप लोग को मेरी बात? तो ये बच्चे यहाँ तक प्रूव हो जाएगा। तो आई होप बच्चों ये भी आपको डेरिवेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 है, स्वयं प्रेरक गुणांक से आप क्या समझते हैं, समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वयं प्रेरक गुणांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए स्वयं प्रेरक गुणांक की परिभाषा कैसे देते हैं, देखिए स्वयं प्रेरक गुणांक जो होता है बच्चों वो ये होता है, इसे एल से लिखते हैं, एल बराबर होता है बच्चों आपका एन फाई अपॉन क्या होता है, एन फाई अपॉन आई होता है। ठीक है, अच्छा अगर मैं ये कहूँ कि अगर आई इज इक्वल टू कितना बच्चों, 1 एम्पियर हो, कितना बच्चों 1 एम्पियर हो, तो ये एल बराबर हो जाएगा एन फाई के बराबर। जहाँ एन फाई होती है बच्चों चुंबकीय फ्लक्स घनताओं की संख्या। तो इसी के अकॉर्ड, इसी के आधार पर बच्चों हम इसकी परिभाषा देते हैं। जहाँ एल क्या बच्चों स्वयं प्रेरक गुणांक है, इसी की परिभाषा ऐसे दी जाएगी। तो कैसे, मैंने क्या लिखा देखो, समझे, देखो परिभाषा को समझो। किसी कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। तो मैंने यही तो बताया था अभी आप लोग को, यानी एल बराबर का होता है बच्चों एन फाई अपॉन आई होता है। अगर आई बराबर कितना बच्चों 1 एम्पियर हो, कितना बच्चों 1 एम्पियर हो, ठीक है, तो एल बराबर क्या रहेगा, एन फाई रह जाएगा। एल बराबर एन फाई, और एन फाई क्या बच्चों चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब है वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वयं प्रेरण गुणांक का सूत्र।
वो क्या होता है उसको समझिए। देखिए लैंग्वेज लिखेंगे थोड़ी सी, माना आर त्रिज्या तथा एन फरो वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली है जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है बच्चों वो होता है बी बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर के बराबर होता है, जहाँ आर है वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या। ये मैंने आपका ये जो डेरिवेशन है ये भी मैंने आपको प्रूव अपने चैनल पर करा दिया है, ठीक है। अच्छा अब देखें बच्चों कुंडली से बच्चों चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, फाइव बराबर बी होता है, फाइव बराबर बी। तो देखो ये जो बी का मान है ना, ये वाला बी का मान है बच्चों यहाँ पे हमने पुट कर दिया, और ये जो ए आ रहा है ना ए, इस ए का मान क्या होता है बच्चों, ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, तो वृत्ताकार कुंडली है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये देखो पाई आर स्क्वायर बच्चों ये आ रहा है, इस ए का मान आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से एक आर सा आप बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपका जो शेष बचेगा वो बच्चों ये वाला वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए हमने लिखा अतः कुंडली का स्वप्रेरणा गुणांक, यानी एल बराबर क्या होता है एन फाई अपॉन आई होता है, ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था। अब देखो एन एन अपॉन आई, तो देखो आपका बच्चों ये हैगा, ये जो फाई है इस फाई का ये सारा वैल्यू, जो फाई का वैल्यू है अपने बच्चे यहाँ पे पोर्ट कर दिया। ऐसे करेंगे तो बच्चे यहाँ तो आई से आई बच्चे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। साथ में बच्चों आपका शेष बच्चों ये बच जाएगा, क्योंकि एक एन ये और एक एन तो एन स्क्वायर हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये बच्चों किसी कुंडली का स्वयं गुणांक निकल करके आ गया। तो आई होप के बच्चों ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम बच्चों 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर देखिए 5 आपके स्क्रीन पर है बच्चों, देखिए कहा है, देखिए संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्तें लिखिए। संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्तें लिखनी है, ठीक है। तो देखिए मैंने लिखा, पहले लिखेंगे संपोषी व्यतिकरण के लिए शर्तें। एक संपोषी व्यतिकरण बच्चों तब होता है जब व्यतिकरण करने वाली तरंगें क्या होती हैं, समान कला में होती हैं, और समान कला में होती है ना, तो वहाँ पर तीव्रता क्या होती है बच्चों, अधिकतम होती है, ठीक है। तो लेकिन वो तो एक्स्ट्रा बात है, लेकिन आपको यहाँ शर्तें पूछी गई हैं, तो वो देखिए संपोषी व्यतिकरण के लिए बच्चों दोनों तरंगों के बीच जो कलांतर होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या 2 पाई होना चाहिए, फिर 4 पाई होना चाहिए, या भी शॉर्ट में लिखा तो 2 एम पाई लिखे आइए। और एम आर का देखिए एम आर 0 रखेंगे तो देखो ये वाला वैल्यू आएगा, एम आर 1 लिखोगे तो 2 पाई आ जाएगा, एम आर 2 लिखोगे तो आपका 4 पाई आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, कलांतर हो गया। अब देखिए पथांतर क्या होता है बच्चों, पथांतर था 0 लैम्डा 2 लैम्डा, ठीक है। शॉर्ट में लिखोगे तो डेल्टा एक्स, पथांतर को डेल्टा एक्स से लिखते हैं, पथांतर इज इक्वल टू एम लैम्डा। एम का जो मान है 0, 1, 2, 3 ये रहेगा, ठीक है। 0 रखोगे तो एम की जगह तो ये वाला वैल्यू आएगा, 1 रखोगे तो लैम्डा आएगा, 2 लिखोगे तो 2 लैम्डा आ जाएगा। तो ये शर्तें होंगे बच्चों के इसकी संपोषी व्यतिकरण के लिए, ठीक है। अब देखिए विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्तें क्या होती हैं इसको समझिए। विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्तें देखिए क्या होती है। विनाशी व्यतिकरण बच्चों तब होता है जब तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं, ठीक है। और उस कंडीशन में कलांतर कितना होता है, या तो पाई होगा, या 3 पाई होगा, या 5 पाई होगा, यानी यहाँ पे एक विषम संख्या चलती है, ठीक है। या शॉर्ट में लिखा था 2m-1, 2m-1 और ये पाई। अब m का मान देखिए यहाँ पे 1 2 3 रख लीजिए, 1 लिखोगे तो बच्चों ये वाला पाई आ जाएगा, 2 लिखोगे तो ये 3 पाई आएगा, 3 लिखोगे तो ये 5 पाई आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसी प्रकार देखिए यहाँ पे पथांतर भी आपको लिखना होता है। पथांतर क्या, λ/2, 3λ/2 और 5λ/2, ठीक है। अब देखिए इसको शॉर्ट में लिखोगे तो डेल्टा से हो जाएगा 2m-1 और λ/2। m बराबर 1 लिखोगे तो λ/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे m की जगह 1 लिखोगे तो m λ/2 आ जाएगा, 2 लिखोगे तो 3λ/2 आ जाएगा, 3 लिखोगे तो 5λ/2 आ जाएगा। तो ये शर्तें हो गई बच्चों आपकी संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की, ठीक है। बहुत ज़्यादा पूछी जाती है बच्चों ये आप लोगों से, आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों हम नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 ये है, देखिए देखिए चुंबकीय वेक्टरों एच बी तथा आई में संबंध स्थापित कीजिए, जहाँ एच होता है बच्चों चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, बी होता है बच्चों चुंबकीय प्रेरण, और ये जो आई होता है ये होती है चुंबकन की तीव्रता। ये तीनों मैंने आपका मीनिंग उसको बता दिया, इनमें संबंध बताना होता है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये बीएससी में ही बच्चों बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। तो देखिए चुंबकीय प्रेरण की जो परिभाषा होती है बच्चों वो होती है बी इजिकल टू, बी को बच्चों चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं, ये होता है बच्चों म्यू नॉट, और ये होता है बच्चों एच प्लस आई के बराबर होता है। ये रिलेशन होता है बी और एच और आपका आई में, और जहाँ बच्चों ये म्यू नॉट है बच्चों, ये क्या है इसकी निर्वात वायु की चुंबकशीलता है, ठीक है। अच्छा अब देखो ये जो आई होता है ना, तो इस आई, ये जो आई होता है ना, आई जो होता है बच्चों ये आपका ये जीटा एच के बराबर होता है। इसको बच्चों हम काई भी बोलते हैं, यानी काई भी बोलते हैं बच्चों, इसको हम इसको जीटा ही बोलते हैं। इसके दो नाम है, ये एक्स की तरह से लिखा है, ये एक्स नहीं है बच्चों, ये एक्स नहीं है, इसको काई भी बोलते हैं और जीटा ही बोलते हैं, कुछ भी आप समझ लीजिए। तो आई बराबर क्या होता है बच्चों आपका जीटा एच होता है, तो इस आई की जगह मैं जीटा एच लिख दिया, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? तो देखो यहाँ से एच कॉमन आ जाएगा, जब एच कॉमन आएगा तो बच्चों एच कॉमन ये आ गया, ठीक है। बाकी यहाँ पर कंडीशन है, यहाँ पे देखो एच जब कॉमन हो गया दोनों तरफ से तो ये 1 बचा, यहाँ पे ये जीटा बचा, ठीक है।
समझ में आ रहा है। अब ये जो देखो बी आ रहा है ना, ये तो बी वाला जो होता है बच्चों म्यू एच होता है, क्या होता है बच्चों म्यू एच होता है। इस बी की जगह देखो म्यू एच हमने लिखा, म्यू एच लिखेंगे तो देखो ये वाला एच इस वाले ऐसे बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया। ठीक है, यहाँ से बचेगा बच्चों म्यू, यहाँ से म्यू नॉट और 1 प्लस के बच्चा आपको जीटा बचा। तो ये बच्चों आपका ये डेरिवेशन प्रूव्ड हो गया। तो इतना करना आता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये बड़े आसान बच्चों क्वेश्चन है, अब एक बार इसको ध्यान से देखें ना तो बड़ा अच्छा आनंद आता है इनको सॉल्व करने में। तो देखिए बच्चों वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, देखिए बच्चों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट रहता कि बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो वीडियो अच्छी लग रही है इसको वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत के रूप में कैसे प्रयुक्त करते हैं, केवल चित्र बनाइए। चित्र आपको बना करके दिखाना है कि पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस में हम कैसे यूज करते हैं। तो देखिए स्क्रीन आप जो पहले का जो आपका जो पीएन जंक्शन डायोड है वो अग्र अभिनत के रूप में क्या होता है पहले उसको समझेंगे। ठीक है, क्योंकि अन्य अन्य अग्र अभिनत और पश्च अभिनत यानी उत्तर अभिनत दोनों को पूछा है। ठीक है, तो देखिए ये एक क्या बच्चों पीएन जंक्शन डायोड है, इसका ये पी क्षेत्र है, ये इसका एन क्षेत्र है। पी क्षेत्र में क्या होता है बच्चों होल होते हैं जिसपे होता है बच्चों प्लस चार्ज होता है। ठीक है, एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि इस पे इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो पी वाला एरिया होता है बच्चों ये पॉजिटिव एरिया होता है। ठीक है, और जो एन वाला एरिया होता है बच्चों ये नेगेटिव एरिया होता है। ठीक है, अब जब जब बच्चों हम यहाँ पे एक बैटरी जोड़ते हैं, हम जो एक्सटर्नल बैटरी जोड़ेंगे, ठीक है, तो देखो ये पॉजिटिव वाला एरिया यानी पी क्षेत्र वाला एरिया यानी पॉजिटिव वाला एरिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और नेगेटिव वाला एरिया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी जो संधि होती है बच्चों ये संधि कहलाती है अग्र अभिनत। क्या कहलाती है बच्चों? अग्र अभिनत कहलाती है। यानी पीएन जंक्शन डायोड का पी क्षेत्र बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो, एन क्षेत्र बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव से नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा हो, तो ये संधि बच्चों अग्र अभिनत होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे बच्चों पश्च अभिनत क्या होती है। देखिए पश्च अभिनत इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है देखो ये पॉजिटिव वाला एरिया है, इसके अंदर क्योंकि पी क्षेत्र के अंदर होल होते हैं, होल पर प्लस चार्ज होता है। ठीक है, और एन क्षेत्र में कहते हैं बच्चे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे बच्चे नेगेटिव चार्ज होता है। समझ में आप लोग को मेरी बात? तो देखो बैटरी को देखिए, देखो ये इसका नेगेटिव वाला एरिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से है और जो पॉजिटिव वाला जो एरिया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे बैटरी को उल्टा कर दिया है, यहाँ पे बैटरी को उल्टा, इधर पे पॉजिटिव टर्मिनल इधर था, इधर पॉजिटिव टर्मिनल बच्चों इधर है। ठीक है, तो नेगेटिव वाला एरिया पॉजिटिव से और पॉजिटिव वाला एरिया नेगेटिव से हो, तो ये वाली संधि होती है बच्चों ये आपकी उत्क्रम अभिनत कहलाती है, यानी रिवर्स बायस कहलाती है। तो बच्चों ये 7 क्वेश्चन थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो बच्चों आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।